बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग प्लान यानी RMMM को स्टडी करना है। यानी रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए प्लान बनाया जाता है ऑफिशियल। और इसके अंदर हमने देखना है कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं टू डू दैट। हमारा जो लेक्चर है ये कंसिस्ट करेगा एक 4 स्केल व्यू के ऊपर, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज ने प्रोवाइड किया है। देन हम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज देखेंगे, कुछ मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स देखेंगे वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, और एंड पे हम एक RMMM प्लान देखेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज सजेस्ट ये करता है कि एक भी रिस्क, किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये 4 स्क्वायर व्यू का एक प्लान है। ये एक टेक्निक है कि या तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि चैप्टर नंबर 11 में इनकी 5th एडिशन में बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की गाइड में ये डिफाइन किया गया है। अवॉइड मीन्स कि या तो आप उसके जो कॉज है उसको एलिमिनेट कर दें, यू विल अवॉइड द रिस्क। मिटिगेशन मीन्स कि आप उसके रियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी या उसका इम्पैक्ट जो है उसको मिनिमाइज कर दें, रिड्यूस कर दें। एक्सेप्ट में क्या हो सकता है कि वेल ओके फाइन, यू हैव कंटीजेंसी प्लान्स, आपने उसके लिए बैकअप रखा हुआ है, आप इस रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं ठीक है, लेट इट बी। अगर हमारा स्केड्यूल जो है वो आउट ऑफ बाउंड हुआ तो हमारे पास कुछ डेज हमने सेपरेट रखे हुए थे, हम उनको मैनेज कर लेंगे। जैसे हमने क्रिटिकल चेनिंग मेथड में कहा था कि हम प्रोजेक्ट बफर्स जो हैं वो या रिसोर्स बफर्स अटैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा प्रोजेक्ट लेट होता भी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारे लिए इशू नहीं बनेगा। सो एक्सेप्ट के अलावा ऑप्शन क्या है कि हम उसको ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर क्या कर दें, किसी थर्ड पार्टी को उसकी जिम्मेदारी दे दें कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जांपल हम इंश्योरेंसेस करवाते हैं कि अगर हमारे बिल्डिंग को, या लेट्स से कार इंश्योरेंस करवाई है आपने, तो अगर कार को कोई नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका लॉस उसे कवर कर देगी। सो आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर हमें इस किस्म का कोई लॉस हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, तो वो कंपनी और थर्ड पार्टी जो इसको कवर करेगी। तो 4 ऑप्शंस मौजूद है। दिस इज कॉल्ड 4 स्क्वायर व्यू रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट के थ्रेड्स को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जब रिस्क मैनेजमेंट की फर्दर बात आती है तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है रिस्क क्या है। आइडेंटिफाई जो है वो हम कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट करते हैं हम कि हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं गिवन प्रोजेक्ट के अंदर। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम या उनको अवॉइड कर सकते हैं, या यानी इनका हम रिस्क फैक्टर जो है उसको एलिमिनेट कर दें। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ओके फाइन, हमें इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक कंटिजेंसी प्लान है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। या उसको हम किसी और, जैसे हमने कहा कि हम थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं जो इसकी जिम्मेदारी ले ले के वी विल कवर फॉर दीज रिस्क। या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मीन्स के हम ये देख सकते हैं कि इसके लॉस या इसका इम्पैक्ट जो है हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं कि नुकसान हमें कम से कम हो, हम उसको रिड्यूस कर दें। सो ये 4 ऑप्शंस जो हैं इनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम अवॉइड की बात करते हैं तो हमें या तो उसको स्टॉप करना है या उसको हमें आउटसोर्स करना है, यानी रिस्क फैक्टर जो है उसको या तो रोकना है या उसको हम जो है वो आउटसोर्स कर दें, यानी इसको किसी और साइट पे ट्रांसफर कर लें। एक्सेप्ट अगर हम करते हैं तो शायद हम सेल्फ इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज हमने प्रोजेक्ट में इतनी कैपेसिटी रखी हुई है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि हम अगर वो रिस्क रियलाइज होता है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है उसको बेयर कर सकता है, शायद हम उसको खुद से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो शायद कस्टमर इज विलिंग, उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ही विल कवर अप फॉर दैट, तो मे बी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी तरफ, यानी कस्टमर की तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है, या जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कोई थर्ड पार्टी जो है वो उसको इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो सकती है।
रिड्यूस में हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लॉस कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम उसकी तरफ जा सकते हैं या हम टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग्स जो है उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब कुछ किया जा सकता है। स्टॉप जो है वो ये हो सकता है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विस बिकॉज इसमें ज्यादा रिस्क है, दिस इज स्टॉपिंग। आउटसोर्स में ये हो सकता है कि वेंडर कहता है नहीं हो क्या फाइन आई एक्सेप्ट द रिस्क यू कीप अहेड, तो ये आउटसोर्स हो सकता है। सेल्फ इंश्योरेंस में क्या हो सकता है कि वेल हमने इसके लिए प्लानिंग की हुई है तो हम अपनी पॉकेट से इसमें दे सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, विल समहाउ मैनेज। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है कि एग्रीमेंट में आपने लिखा हुआ है कि कस्टमर अगर कोई रिस्क अगर होता है तो कस्टमर उसको कवर करेगा, या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कोई थर्ड ऐसी पार्टी ऐसी है जो इसको कवर कर सकती है। लॉस कंट्रोल प्रोग्राम्स में क्या हो सकता है कि आप स्पेसिफिक किस्म के एक्शंस ले सकते हैं जिससे आप इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, या आप डिफरेंट किस्म के टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है कि वो जो रिस्क है वो कम से कम हो जाए या वो शायद रियलाइज ही ना हो। तो ये तमाम जो है हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज करते हुए हम रिस्क को मैनेज, मिटिगेट और मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। हमारे पास लेट्स एक रिस्क है कि ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके अंदर हम क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसकी आप चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन फॉर सीनियर मैनेजमेंट मैनेज करें, क्रिएट करें और शो करें कि किस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करेगा बिजनेस के लिए। यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट को फंड करने को तैयार नहीं है, तो जो आपका अपर लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट है उनको कन्विंस आपने करना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से यूजफुल हो सकता है। लाइक यू शुड हैव सम कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स विद यू। ठीक है, तो आप ऐसे कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स की वजह से उनको कन्विंस कर सकते हैं कि यस ये जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इसके लिए ये डेफिनेट इट इज द नीड ऑफ टाइम कि हम ये प्रोजेक्ट करें, बिकॉज हमारे इस प्रोजेक्ट से हमारे बिजनेस को फायदा होगा। ये तो जो आप 1 या 2 लाख लगाएंगे ये आपके जाया नहीं जाएंगे, इससे उल्टा आप कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आपको इस किस्म के कुछ आर्गुमेंट सोचने पड़ेंगे। अगर रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम्स हैं ये भी एक रिस्क होता है, तो आप ये कर सकते हैं इसके इस सिलसिले में ये स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं कि कस्टमर को अलर्ट कर दें कि पोटेंशियल डिफिकल्टीज है और हो सकता है कि हमें कुछ डिलेज फेस करने पड़े, तो कस्टमर ताकि मेंटली रेडी हो और वो विलिंग हो जाए कि ठीक है मैं इन डिलेज को एक्सेप्ट कर लूंगा। डेडलाइंस आगे पीछे जो है वो हो सकती हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आपके पास क्योंकि स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो आप ये देखें कि कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स यानी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स ऐसे कौन से हैं जिनको आप बाई कर सकते हैं, वो खुद कोड ना करना पड़े उनके लिए, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर स्टाफ इलनेस की प्रॉब्लम है कि लेट्स से डेडलाइंस के ऊपर जो है स्टाफ वो अवेलेबल नहीं है, कुछ इशू हो गया है, जिस तरह से आजकल हमारे पास एक आउटब्रेक हुई हुई है, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ मसला हो जाता है या नॉर्मल इलनेस हो जाती है, उस सिलसिले में क्या हो सकता है कि आप टीम को रीऑर्गेनाइज करें और हो सकता है कि आप वर्क को ओवरलैप करें, मल्टीपल लोगों को जो टास्क हैं वो ज़्यादा असाइन कर दें और कोशिश ये करें कि उन लोगों को टास्क वो असाइन कर दें उस पर्सन के जो ऑलरेडी उससे रेलिवेंट काम परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज यू हैव टू कवर अप फॉर द पर्सन। ठीक है, इस तरह से ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो डिफेक्टिव हों। सो हम ये कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम वो जो कंपोनेंट्स हैं अब वो परचेज किए जाएं जो कि नॉन वेंडर के हैं, अननोन वेंडर के नहीं है, ताकि हमें उसकी रिलायबिलिटी का इशू ना हो। रिक्वायरमेंट चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, डेटाबेस परफॉर्मेंस, अंडर एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम, ये जो इस किस्म के इश्यूज हैं ये भी फेस किए जा सकते हैं। इन सब में ये हो सकता है कि आप एक रिक्वायरमेंट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसके लिए एक इंफॉर्मेशन डिफाइन करें कि इस जो चेंज है इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा, ताकि आप उसको उन उन जगहों पे प्रॉपरली मैनेज कर सकें। आप एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं सीनियर मैनेजमेंट के लिए कि किस तरह से जो है वो एक हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस बाई करना इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए, ताकि वो उस चीज़ के ऊपर कन्विंस हो जाए।
ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के रिस्क हैं और उसके लिए डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज हमने एग्जांपल के तौर पे देखी है कि हम किस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग समथिंग गेट्स इम्पॉसिबल। तो हमें हर मुश्किल का जो है कोई ना कोई सोल्यूशन या हल निकल आता है, बट यू हैव टू थिंक इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डू, कि हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, हम हर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, बट वी हैव टू थिंक फॉर द स्ट्रेटजीज। रिस्क मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है? हर जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया था हम देख लेते हैं कि ये पोर्टेबल है कि नहीं है, या इसको हम ज्यादा या कम कर सकते हैं, या हम ये भी देखते हैं कि उसके इफेक्ट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यानी आपके प्रोजेक्ट के दौरान आपने फिलहाल समहाउ उस रिस्क को कंट्रोल कर लिया है, तो क्या आप उस स्टेट पे आ गए हैं कि अब हमारे पास ये रिस्क खत्म हो गया है? तो इन चीजों को हमें गौर से मॉनिटर करना पड़ता है ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास ये रिस्क जो है वो कब एलिमिनेट हो रहा है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी वार्निंग साइंस है हमारे पास। उसमें रिस्क की टाइप्स आ जाती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्क हो सकता है, पीपल बेस्ड रिस्क हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल, टूल्स, रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन, ये हम कल भी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। रिस्क की टाइप्स, उसमें जो पोटेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो वार्निंग साइंस के तौर पे एक्ट करते हैं कि लेट डिलीवरी हो गई है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की। इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं और अगर प्रोजेक्ट उसकी हार्डवेयर की डिलीवरी लेट हो रही है, दिस मीन्स कि हमारा काम भी फर्दर डिले होगा। पुअर स्टाफ मोराल है उनका, आपस में कोलैबोरेशन नहीं है, और उनके जो है वो मोटिवेशन लेवल काफी लो हुआ है। सो एक ये पॉसिबल इंडिकेटर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल गॉसिप्स एग्जिस्ट करती हैं, लेग पुलिंग की हैबिट्स हैं, एक दूसरे के साथ टीम वर्क के तौर पे काम नहीं किया जा रहा है, माहौल ऐसा नहीं है, और जो सीनियर मैनेजमेंट है वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। तो इसका मतलब ऐसा माहौल है ऑर्गेनाइजेशन में कि काम करने वाला माहौल नहीं बन रहा है, तो एक प्रोजेक्ट के लिए भी रिस्क हो सकता है। टूल्स में ये हो सकता है कि टीम मेंबर्स जो हैं वो न्यू टूल्स सीखने में रिलक्टेंट हैं, दे आर विलिंग टू वर्क ऑन द ओल्ड टूल्स, उसकी वजह से जो है वो आपका प्रोजेक्ट इफेक्ट हो सकता है। रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशंस जो हमने लगवाई थी, चेंज की रिक्वेस्ट जिनको कैटर किया जा रहा है, उसमें जो एस्टिमेशंस थी वो गलत साबित हो गई हैं, उसकी वजह से जो है वो जो आप चेंजेस कर पा रहे हैं वो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल रिस्क टाइप्स और उनके फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको आप देख सकते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग प्लान जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट इसका बनता है, जिसके अंदर हम कुछ स्टेप्स जो हैं वो उनको इंडिकेट करते हैं कि रिस्क मिटिगेशन जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम प्रॉब्लम को अवॉइड करने के बारे में सोचते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करते हैं कि हमारे पास रिस्क जो है वो किस हद तक पहुंच गए हैं, किस हद तक जांचने के बाद वो रियलाइज हो जाए। रिस्क मॉनिटरिंग की हमारे के लिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमें ये असेस करना होता है कि प्रेडिक्टेड रिस्क जो हैं वो अगर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हमें ये इंश्योर करना होता है कि रिस्क का जो डिफरेंट किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए वो प्रॉपर वे में अप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। और थर्ड चीज हमें देखनी होती है वो ये है कि इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम फ्यूचर में रिस्क एनालिसिस इजीली कर सकें, जो हमने डिस्कस भी किया था कि वी नीड टू गेट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोस टाइप ऑफ रिस्क। डिफरेंट किस्म की जो आउटपुट्स आती हैं रिस्क मॉनिटरिंग से वो हमें अलाउ करती हैं बीइंग अ मैनेजर कि हम ये असर्ट कर सकें कि कौन से रिस्क जो हैं वो थ्रू आउट प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम्स काज कर सकते हैं, या कौन से जो रिस्क जो हैं वो प्रोजेक्ट को जेपर्डी में डाल सकते हैं। ये एक हमारे पास टेम्पलेट है, दिस इज कॉल्ड रिस्क इंफॉर्मेशन शीट। इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रिस्क आईडी लिखी गई है, डेट मेंशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है या इम्पैक्ट कितना है। यानी इस तरह से आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं जिसको आप डिफरेंट किस्म के रिस्क के लिए फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितना उसका जो रिस्क है उसकी डिटेल क्या है, उसकी फर्दर आपने रिफाइनमेंट्स दी हैं, कुछ कंडीशंस कि किस कंडीशन में जो ये रिस्क आकर हो सकता है। उसके बाद आपने इसकी मिटिगेशन या मॉनिटरिंग पॉलिसी उसका भी यहाँ पे डिफाइन किया है कि आप किस तरह से इसको कम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन आपने मैनेजमेंट या कंटीजेंसी प्लान जो है वो बताया है कि इस चीज़ को रिकम्प्यूट करें या एलोकेट करें अमाउंट ताकि हम इस चीज़ को मैनेज कर सकें। हमने ये भी लिखा है कि इस मिटिगेशन पॉलिसी में
ट्रिगर चीज क्या होगी कि अनप्रोडक्टिवनेस ऑफ द गिवन ये मंथ में हमें इस किस्म की प्रोडक्टिवनेस मिली थी। सो करंट स्टेटस क्या हो सकता है, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने ये काम शुरू कर दिया है इसको असेस करने का और इसको मॉनिटर करने का। तो इसमें ये भी हम लिखते हैं कि किस पर्सन ने इसको आइडेंटिफाई किया है और किस पर्सन ने उसको जो है टास्क असाइन किया है। इस फॉर्म में जो है हम हर रिस्क के अगेंस्ट एक टेबुलर टेम्पलेट फिल करते हैं जिसमें हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हैं, कुछ सेक्शंस हैं रिस्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसमेंट के बुक से, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। नो क्वेश्चन? Yes, ma'am.